और अब हम देखेंगे तिरंगे की 10 कहानियां। भारत का तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आत्मा, साहस और बलिदान का अमर प्रतीक है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए साल 1922 में जबलपुर के टाउन हॉल की इमारत पर तिरंगा फहराया गया था। तो वहीं मौजूदा समय में राष्ट्रीय ध्वज देश में ग्वालियर समेत सिर्फ 3 जगहों पर तैयार होता है, जिन्हें सभी मानकों को पूरा करके ही तैयार किया जाता है। और 1906 में पहली बार लहराए गए झंडे से लेकर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए तिरंगे की यात्रा गौरवशाली रही। कई बदलाव हुए और हर बदलाव अपने साथ एक कहानी को जोड़ता रहा। देखिए तिरंगे के सफर की 10 कहानियां। बलिदानियों के लहू से लिखी गई स्वतंत्रता समर की गाथा को सुनाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आज जिस स्वरूप में है, उसे 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई मीटिंग के दौरान मान्यता मिली थी। इसे तिरंगा कहा जाता है क्योंकि ये 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफेद और हरा। साथ ही बीच में मौजूद सफेद रंग के ऊपर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र भी मौजूद है। भारत के इस ध्वज के रंगों और चक्र में देश के हजारों वर्षों के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक यात्रा के गहरे अर्थ छिपे हैं। तिरंगे के स्वरूप, उसके विकास क्रम और महत्व को जानना हम सब के लिए गर्व की बात है। तिरंगे का वर्तमान स्वरूप यह दर्शाता है कि एक लंबी यात्रा इस तिरंगे ने पार की है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कई बदलावों से गुजरा है। उन्नीस 1905 में एक झंडे को प्रदत्त किया था। फिर इस तरह से 1906 में कलकत्ता ध्वज बना, 1907 में मैडम भिकेजी कामा का ध्वज आया, 1921 में महात्मा गांधी का झंडा ध्वज आया, 1931 में भी एक ध्वज का अस्तित्व आया था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। साल 1907 में तिरंगा पहला जैसा ही रहा, लेकिन उसमें थोड़े बदलाव किए गए। मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में दूसरा ध्वज फहराया। इसमें नारंगी, पीली और हरी पट्टियां थी और कमल की उन ऐतिहासिक दार्शनिक मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर इसके मूल स्वभाव को बदलने की कोशिश की जाती है तो इसका मतलब है कि हम भारत की उस मूल संस्कृति को समाप्त करने की बात कर रहे हैं।
और उसको शायद रोका जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके की धार्मिक विविधताएं रही हैं भारत में बहुत महत्वपूर्ण धर्मों की शुरुआत हुई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म शुरू हुआ, वो यहीं से शुरू हुआ। इस तरीके की परिस्थितियों में एक धर्म के आधार पर कोई भी चीज़ को स्थापित करना शायद वो भारत के मूल स्वरूप को स्थापित करने में मदद नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि संशोधन और उसके स्वरूप में बदलाव की बात को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही परिपक्वता से समझने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके का भारत वास्तव में बनाना चाहते हैं। पिंगली 1916 में झंडे पर एक किताब निकलवा चुके थे। उनका ऐसा मानना था कि अन्य देशों की तरह भारत में भी एक ऐसा प्रतीक हो जो सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता हो। महात्मा गांधी भी प्रोफेसर पिंगले के इस विचार से सहमत थे। आर्य समाजी नेता हंस राज सोढ़ी ने एक सुझाव दिया कि इस झंडे में चरखा भी होना चाहिए, क्योंकि उन दिनों चरखा भारतीय आत्मनिर्भर सौ 22 का बरस था। असहयोग आंदोलन की सफलता को जांचने के लिए जबलपुर एक कांग्रेस की कमेटी आई थी। उस कमेटी का इस टाउन हॉल में सम्मान किया जा रहा था। उत्साह में कुछ युवाओं ने टाउन हॉल के ऊपर तिरंगा झंडा फहरा दिया। यह तिरंगा झंडा ही भारत के तिरंगा आंदोलन के लिए एक शंख
आए आंदोलनकारियों पर कैप्टन बम्बावाले ने जबरदस्त लाठीचार्ज करा दिया। बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, बहुत से घायल हुए, लेकिन इससे इन क्रांतिकारियों का उत्साह कहाँ कम होने वाला था, बल्कि उत्साह और बढ़ गया और ये झंडा आंदोलन जबलपुर से नागपुर तक पहुंच गया। अब आंदोलन की कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल संभाले हुए थे। उनके नेतृत्व में 18 जून को झंडा दिवस घोषित किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान देश की पहली महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुई। उन्हें 3 माह की सजा हुई। उनके पति को भी इस आंदोलन में सजा हुई। उनके घर 4 बच्चे अकेले रह गए। 17 अगस्त 1923 को इस आंदोलन का समापन हुआ, इस शर्त के साथ कि अब शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाए। बदले इस झंडे के स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली थी। 300 ईसा पूर्व में जब सम्राट अशोक ने पूरे भारत को एक करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी यह धर्म दिवस पर जो मुख्य आयोजन होता है वो होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने का जो पर्व है, वही सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय ध्वज तैयार कैसे होता है, क्योंकि ग्वालियर में जो देश में गिनी चुनी 2 लैब हैं, वो ग्वालियर में भी एक जगह है जहाँ मध्य भारत खादी संघ जहाँ ये राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है और इस तरह से ये तैयार होते हैं, अलग-अलग साइज में होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है बड़े बारीक काम है, उसमें पूरा का पूरा एक तरह से इसका एक नियम है कि उसके आधार पर ही इसको किया जाता है, ना कोई कलर बदल सकता है, ना उसमें एक धागा ज़्यादा ना कम रहेगा। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक बनाया जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज है, कोई मामूली झंडा नहीं है। ये हमारे देश की आन-बान और शान हुआ करता है कि ये जो ध्वज है वो कितना कितना बड़ा ध्वज है, कहाँ छवि है? जी, ये 6 बाई 4 का फ्लैग है और बड़ी-बड़ी इमारतों पे इसको लगाया जाता है। ये 6 बाई 4 का ध्वज जो बनाया जाता जी। है, ये जो ध्वजारोहण होते हैं उनमें जो सामान्य तौर पर यूज़ होता जी, जी, जी। है ना? तो और कौन किस-किस साइज़ के जो है ध्वज जो है आप यहाँ बनाते हैं? तो वो क्या प्रिस्क्राइब है सरकार की? जी, हमारे यहाँ जो आईएसआई, बीआईएस से जो सर्टिफाइड फ्लैग हैं, वो हमारे 3 साइज़ के बनते हैं, 2 बाई 3, 3 बाई साढ़े
ये इस तरह के झंडे बनते हैं और हमारा स्थान क्या है? उत्तर भारत में सिर्फ मध्य भारत खादी संघ है जिनके पास बीएस प्रमाणित राष्ट्रध्वज बनाने का लाइसेंस, और कर्नाटका के होली में भी बनता है, वो भी राष्ट्रध्वज। 15 अगस्त की तुलना में 26 जनवरी को थोड़े ध्वज कम बनते जा पाते हैं, उसका क्या कारण? मध्य भारत खादी संघ से जो राष्ट्रध्वज जाते हैं, यहाँ बर्फ वगैरह गिरती है, वहाँ 26 जनवरी नहीं पहुँच पाता है, तो 15 अगस्त में वहाँ जाती है। जैसे श्रीनगर है वहाँ नहीं पहुँच पाता, हिमाचल में कुछ जिले में वहाँ नहीं पहुँच पाता है। ये पूरे राष्ट्रीय ध्वज की प्रोसेस थी। ये ध्वज रखे हुए हैं, तैयार रखे हुए हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं ये ध्वज, और इनकी जो है पूरी एक प्रोसेस के तहत इनको तैयार किया गया है, बस इनको जाने की देर है। तो किस तरह से ध्वज बनता है? राष्ट्रीय ध्वज तो सबके लिए आदर का पात्र होता है, और हमारे गणतंत्र की जो सबसे बड़ी आन बान शान होती है वो राष्ट्रीय ध्वज ही होता है। और आज हमने एनडीटीवी के दर्शकों को खास तौर पर ये बताया कि आखिर राष्ट्रीय ध्वजों का निर्माण होता कैसे है, और अगर उनमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसको कैसे, किस तरह से उसका निष्पादन किया जाए।